तरीके प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का है, ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमें सुनाई देती है। यह वस्तुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अलार्म की हॉर्न, वाहनों की आवाज़ आदि। आइए समझने कहते हैं। तो बोल रहा है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, मतलब कि ध्वनि को हम लोग कह सकते हैं एक ऊर्जा है। ध्वनि एक ऊर्जा है, कहने का मतलब कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तु में कंपन मतलब वाइब्रेट होने से जनरेट होती है। इसे ही हम ध्वनि कहते हैं। आई होप कि समझ में आएगा। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्वनि कई विधियों द्वारा उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर होगा कि ताली बजाकर, बोलकर, टेबल को ठोककर आदि। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से बताएं कि ध्वनि के श्रोता के निकट को वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक घंटी है और यहाँ पर एक श्रोता है। तो यहाँ से यहाँ तक जब इसकी ध्वनि आएगी तो ध्वनि तो किसी माध्यम से आएगी। तो वो ध्वनि किस माध्यम से आएगी? तो ध्वनि है जो वो हवा के माध्यम से आएगी। और हवा में ध्वनि कैसे चलता है? तो ऐसे हवा में ध्वनि कैसे चलता है? मान लीजिए घंटी और यहाँ पर श्रोता। तो यहाँ पे चलता है संपीड़न और विरलन। संपीड़न मतलब होता है कि सघन माध्यम, सघन मतलब कि एकदम निकट, सब कुछ निकट हो। और विरल मतलब कि थोड़ा दूर दूर। और संपीड़न मतलब कि फिर सघन माध्यम। आई होप कि समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा, ध्वनि की तीव्रता उसका वह गुण है जिसके कारण यह कान को धीमा अथवा तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि की प्रबलता मूल रूप से श्रोता के कान की सुग्रहिता पर निर्भर करती है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता, तो ध्वनि की प्रबलता वह गुण है जो ध्वनि का धीमा या तेज होने को प्रतीत करता है। आई होप कि समझ में आएगा। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रयोग द्वारा समझाते हैं। इसका आंसर होगा कि ध्वनि के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे निर्वात में अंतरिक्ष यात्री लाउड स्पीकर की मदद से बातचीत करते हैं और पृथ्वी पर लोग ऐसे ही खुले वातावरण में बात करते हैं जिसका माध्यम हवा है। हवा में कुछ भार होता है, इसलिए हवा को ध्वनि का द्रव्यात्मक माध्यम कहते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक सोच लीजिए कि अंतरिक्ष है, यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री है और यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट है। तो इन दोनों का बात जो करने की होगी, आप देखिए कि इसके जो सर है वो एक ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है उसके एक कटोरे से ढका होता है और इसमें ये लोग लाउड स्पीकर की मदद से बात करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का कि समतल दर्पण के ध्वनि के परिवर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करते हैं। इसका आंसर होगा परिवर्तित ध्वनि, आपतित ध्वनि और परिवर्तन बिंदु के परिवर्तन सतह पर डाले गए विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इसका। मान लीजिए कि ये एक M
और m डैश एक परावर्तक सतह है और ये लंब है, n लंब है और यहाँ पर आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम लोग P से दूषित करते हैं और यहाँ पर से आपतित किरण हो रही है। आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं, जिसको I से कहते हैं, और यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग R से, और इसके इसके बीच जो कोण बनेगा वो I बनेगा, इसके इसके बीच जो कोण बनेगा कोण R बनेगा। तो इस डायग्राम को आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए तक, क्योंकि आप लोग के इंटर में भी ये प्रश्न आता है, जो कि इसमें ध्वनि का पूछा है और उसमें प्रकाश का पूछता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आएगा आपको। तो हम लोग का 6 नंबर प्रश्न दिया है। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि बताएं कि किसी धातु के बर्तन में दोषों का पता लगाने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसका आंसर होगा प्रस्रव्य तरंगें धातु के पिंडों से होकर गुजरती जाती हैं। यदि कोई दरार या छिद्र तरंगों के पथ में नहीं हो तो ये तरंगें सीधे निकल जाती है, परंतु यदि कोई दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परिवर्तित होती है। चलिए इसे समझने कैसे करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक लोहे का आप लोग बहुत सी मोटी एक चादर है और इसमें यहाँ पर क्या है, एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, बीच में दरार है। तो दरार कहने का मतलब है कि उसके बीच में हल्का सा जगह है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग किस तरह का प्रयोग करते हैं, तो प्रस्रव्य। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर प्रस्रव्य तरंग जनरेट करने वाली एक मशीन है यहाँ से, और वो जनरेट कर रही है प्रस्रव्य तरंग। तो जब ये तरंगे इसमें जाएंगी तो इससे टकराएंगी और ऐसे भी होगा, ये उसके बीच में जगह, तो इससे टकराएगी तो इतना मोटा तो होगा ही। तो इसके और इसके बीच में जो जगह है तो इसमें कोई माध्यम नहीं हुआ, तो इसी कारण ये यहीं से रिफ्लेक्ट होकर पुनः अपने पथ में चली जाएगी। और अगर यहीं पर आएगी तो यहाँ तक होते हुए ऐसे यहीं पर भी टकरा कर चली जाएगी। तो चलिए इसका एक और करते हैं कि अगर मान लीजिए चादर है लोहे की बहुत मोटी सी और यहाँ से जनरेट किया जाता है प्रस्रव्य तरंग, तो ये अगर जाएगा यहाँ से तो सीधे क्या होगा, पार हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में कोई दरार दोष है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही माध्यम है। आई होप कि समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, बताएं कि चमगादड़ हवा में अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किस प्रकार करता है। तो इसका आंसर होगा मनुष्य तो प्रस्रव्य तरंग नहीं सुन सकते हैं, परंतु चमगादड़ की श्रव्य सीमा एक नहीं, अब परंतु चमगादड़ की प्रस्रव्य सीमा 10,000 हर्ट्ज की तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए वे प्रतिध्वनि का उपयोग कर अपने रास्ते में पड़ने वाले अवरोध और भोजन प्राप्त करते हैं। इसका ये जो होगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी कह लो भाई दोस्त स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 10,000 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 लाख होगा। यहाँ पर क्या होगा 1 लाख होगा। 1,000 हर्ट्ज की वो लोग उत्पन्न करती हैं अपनी प्रस्रव्य ध्वनि, और जो कि जिसे कि मनुष्य सुने से, मनुष्य की श्रव्यता सीमा होती है वो जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर इसके बीच में होगा ध्वनि तो मनुष्य सुन सकता है, अगर इससे भी कम हुआ तो नहीं सुन सकता, इससे ज़्यादा हुआ तो भी नहीं सुन सकता। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन इसका एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगले प्रश्न की चलते हैं। तो हम लोग का 8 नंबर प्रश्न दिया है, सोनार की कार्यविधि तथा इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन करते हैं। इसका आंसर होगा कि उपयोग, पहले उपयोगों का बोलते तो उपयोग लिखते हैं इसका। सोनार का उपयोग समुद्री जहाज समुद्री गहराई मापने या समुद्र में छिपी वस्तुओं जैसे पनडुब्बी इत्यादि का पता लगाने के लिए पृथ्वी का उपयोग के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है।
और दूसरा होगा कि जहाज पर से ध्वनि संकेत समुद्र की ओर भेजा जाता है। ध्वनि संकेत को भेजने तथा उसके परिवर्तन के बाद प्रतिध्वनि के बाद जो पृथ्वी जहाज पर के बाद जो ध्वनि जहाज पर वापस लौटती है। आइए इसको समझने कहते हैं। पहले समझते हैं सोनार। सोनार मतलब वो नहीं जो भूषण सोने चांदी वाला, वो नहीं। सोनार, सोनार का मतलब होता है SONAR। इसका आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, फिर से नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, यहाँ पर जगह नहीं है आप लोग देख लीजिएगा। साउंड नेविगेशन, यहाँ पर होता है एंड, और फिर रेंजिंग, RAINZING, रेंजिंग। तो इसका सोनार का फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब हो गया ये साउंड, N का मतलब हो गया नेविगेशन, A मतलब एंड, R मतलब रेंजिंग। तो इसका सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए इसके कार्यविधि और जो हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसका उपयोग मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है। समुद्र को नीले से दर्शाते हैं। ये समुद्र है और यहाँ पर हम लोग की सपोज दैट की शिप है। हम लोग की क्या है, शिप है। और यहाँ से एक प्रस्रव्य तरंग जनरेट करने वाली मशीन है जो कि यहाँ से भेज रही है नीचे की ओर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई जहाज़ डूबा हुआ है तो यहीं से ये लौटकर पुणे चला जाएगा। तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई वस्तु है। तो यहीं पर गोताखोरों को डालकर 10-20 गोताखोरों को डालकर यहाँ से इस सामान को निकालते हैं। इस सोनार का प्रयोग यही होता है एक मुख्य। और हम लोग का जो 9th नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव कान के कार्यविधि को समझाकर लिखें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके क्लास 9th के जो स्कूल्स में होते हैं एग्ज़ाम्स, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो इसका आंसर होगा मानव कान प्रकृति के द्वारा प्राप्त एक अति संवेदी युक्ति है। युक्ति मतलब आप कह सकते हैं कि एक मशीन, क्या मशीन है। युक्ति मतलब इसे मशीन कह सकते हैं। तो चलिए, कान के मुख्य 3 भाग होते हैं, बाह्य कान, मध्य कान और एक होता है आंतरिक। बाह्य कान मतलब कि जो हम लोग के कर्णपट जहाँ से ध्वनि अभी इंटर करती है, और मध्य कान मतलब कि जहाँ पर 3 हड्डियाँ होती हैं, उसको मैं बताऊंगा अभी। जो 3 हड्डियाँ होती हैं उसी में कंपन होने के कारण ये फिर आंतरिक ध्वनि में जाती है, जिसमें एक द्रव्य होता है तरल सा, वो हम लोग के संवेदना मस्तिष्क को भेज रहा है और मस्तिष्क उस काम को करता है। चलिए, तो मानव कान में मुख्यतः 3 हड्डियाँ होती हैं। पहला होता है मूर्धक, सेकंड होता है निहाई और तीसरा होता है वल्यक। आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसको लिख लीजिए, मूर्धक, वल्यक और निहाई, 1, 2 एंड 3। तो पहला है मूर्धक, दूसरा है निहाई और तीसरा हम लोग का है वल्यक। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का पूर्ण लाभ उठा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।